क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में शासन करने वाला अंतिम प्रमुख यूनानी शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था हर्मियस। भारत में शासन करने वाला अंतिम प्रमुख यूनानी शासक हर्मियस था। लेकिन हर्मियस के बाद भी उत्तर पश्चिम में इंडो ग्रीक शासन लंबे समय तक जो है चलता रहा। हिंद यूनानी शासकों की वंशावली की जानकारी हमको उनके सिक्कों से प्राप्त होती है। उनके सिक्कों के आधार पर हमको ज्ञात होता है कि कुल 30 हिंद यूनानी शासकों ने भारत पर शासन किया था। ओके, ये हो गई इनकी बात। अब है मिनांडर। तो जो मिनांडर है इनको मिलिंद भी कहा जाता है। ओके, मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है और ये इंडो ग्रीक शासकों के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, तो ये मिनांडर की बात हो गई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है कि द्रेकम नामक सिक्के निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो द्रेकम नामक सिक्के इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा द्रेकम नामक सिक्के जारी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस कथन से श्रेणी शब्द की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या होती है? तो श्रेणी शब्द था कि एक व्यवसाय करने वाले एक या एक से अधिक जाति के लोगों का संगठन होता था श्रेणी। ठीक है, ए में है एक ही व्यवसाय करने वाले एक ही जाति के लोगों का संगठन। ठीक है, तो ये बात तो सही है कि एक ही व्यवसाय करने वाले लोगों का संगठन होता था, लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कि वे सभी एक ही जाति के हों। ठीक है, बी है अलग अलग व्यवसाय करने वाले, ये गलत है, अलग अलग व्यवसाय नहीं, एक ही व्यवसाय। ठीक है, सी है एक व्यवसाय करने वाले एक से अधिक जाति के लोगों का संगठन। हाँ, ये थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, देखते हैं। डी है अलग अलग व्यवसाय नहीं, अलग अलग व्यवसाय नहीं, एक ही व्यवसाय। ठीक है, तो ए में और सी में जो सबसे ज़्यादा सही है वह है सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें एक ही जाति के लोगों के बारे में बता रखा है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें एक व्यवसाय करने वाले होने चाहिए और एक से अधिक जाति के लोग हो सकते हैं। तो ठीक है, तो श्रेणी में क्या था कि एक व्यवसाय करने वाले एक से अधिक जाति के लोगों का संगठन होता था और ये मिलके श्रेणी का निर्माण करते थे। ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों के सिक्कों पर निम्नलिखित में से किन लिपियों का प्रयोग हुआ है? तो इंडो ग्रीक शासकों के सिक्कों पर यूनानी लिपि का प्रयोग हुआ है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस पंथ के अनुयायी दंड जिन के नाम से जाने जाते थे? तो दंड जिन के नाम से जाने जाते थे शैव पंथ के अनुयायी। शैव पंथ के अनुयायी दंड जिन के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से मूर्तिकला की किस शैली में मुख्य बल मूर्ति के चेहरे पर आध्यात्मिकता दिखाने पर दिया गया है, जिसमें प्राय मूर्तियों की आंखें आदि खुली तथा उसका चेहरा ध्यान मग्न दिखता है? तो ये शैली थी मथुरा शैली। मथुरा शैली में क्या था कि इसमें जो मुख्य बल है वह मूर्ति के चेहरे पर आध्यात्मिकता दिखनी चाहिए, इस पर था कि जो मूर्ति का चेहरा है उसमें हमको जो है आध्यात्मिकता दिखनी चाहिए, इसका जो है इस बात पर इस मूर्ति कला का सबसे अधिक बल था। और इसमें क्या था, आध्यात्मिकता के साथ इसमें प्राय जो मूर्तियां हैं उसमें मूर्तियों की जो आंखें हैं वह आधी खुली तथा उसका चेहरा ध्यान मग्न दिखता है। ठीक है, कि आधी खुली है और ध्यान मग्न है, तो इससे अपने आप जो है आध्यात्मिकता झलकती है चेहरे से। तो ये इसकी मुख्य विशेषता थी मथुरा शैली की। ओके, इसके साथ साथ ही जो ये शैली है इसका जन्म 2री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और इस शैली में बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों के लिए मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है, बी है सारनाथ शैली।
तो जो सारनाथ शैली है इसमें मुख्यतः बुद्ध की मूर्तियां बनती थी। ठीक है। सी है गांधार शैली। तो गांधार शैली में इसमें भारतीय, ग्रीक और रोमन शैली का मिक्सर है ये शैली। इसमें भारतीय शैली का, ग्रीक शैली का और रोमन शैली का मिक्सर है गांधार शैली। क्वेश्चन नंबर 7 है, संगम आयोजित होने के स्थान तथा उसकी अध्यक्षता करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ओके, तो ए है प्रथम संगम हुआ था तेन मदुरा में और इसकी अध्यक्षता की थी आचार्य अगस्त्य ने। एकदम सही बात है। और जो प्रथम संगम की जो है एक भी रचना जो है नहीं बची है, सभी रचनाएं नष्ट हो चुकी है। द्वितीय संगम कवत्तापुरम में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी अगस्त्य ने और तोलकापियर ने। और इसमें सिर्फ एक ग्रंथ बचा है जिसका नाम है तोलकापियम, जिसकी रचना की थी तोलकापियर ने, और ये एक व्याकरण का ग्रंथ है। ठीक है, तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। तीसरा है तृतीय संगम, जो कि उत्तरी मदुरई में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी नक्कीरर ने। ठीक है, तो तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त सभी सही है। इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। जो तृतीय संगम है इसमें रचित साहित्य 8 संग्रह ग्रंथों में संकलित है। ठीक है, और इसको एत्तु गोगोई कहा जाता है। इसको एत्तु गोगोई कहा जाता है। जो तृतीय संगम है इसमें रचित साहित्य 8 संग्रह ग्रंथों में संकलित है और इसको एत्तु गोगोई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन कौन सुदर्शन झील से संबद्ध थे। तो सुदर्शन झील से संबंधित थे पुष्यगुप्त वेश्य, तुषास्प, सुविशाख और पर्णदत्त। ठीक है, हम जानते हैं कि जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उस चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन इसका निर्माण पुष्यगुप्त वेश्य के नेतृत्व में किया गया था सुदर्शन झील का निर्माण। ठीक है, ये पहला सही है। ठीक है, जो तुषास्प थे ये अशोक के अधीन जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था तुषास्प के नेतृत्व में, और रुद्रदामन के शासनकाल में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था सुविशाख के नेतृत्व में, और गुप्त शासक स्कंदगुप्त के काल में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया था पर्णदत्त के नेतृत्व में। ठीक है, तो चारों सही है इसमें, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, भूमि अनुदान के प्रभाव के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है वित्तीय संसाधनों पर राज्य की पकड़ मजबूत। एकदम गलत बात है ये कि जब भूमि अनुदान हो जाएगा तो जो केंद्र की शक्ति अपने आप कमजोर हो जाएगी, और जब केंद्र की शक्ति कमजोर होगी तो वित्तीय संसाधनों पर जो है राज्य की पकड़ कमजोर होगी, ना कि मजबूत। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा है उत्पादन एवं वितरण इकाइयों का विकेंद्रीकरण होगा। सही बात है, जब भूमि अनुदान होगा तो जो उत्पादन और वितरण इकाइयां हैं उसका विकेंद्रीकरण होगा। ठीक है। तीसरा है शक्तिशाली मध्यस्थों का उदय होगा। सही बात है कि जब भूमि अनुदान बढ़ेगा तो इससे सीधी सी बात है कि जो शक्तिशाली मध्यस्थ है उसका उदय होगा और केंद्र कमजोर होगा। चौथा है साम्राज्यवादी परंपरा के लिए चुनौती है। ये भी सही बात है कि जो भूमि अनुदान है ये साम्राज्यवादी जो परंपरा है, यानी कि जो केंद्र है वह मजबूत होना चाहिए। तो इस वाली परंपरा में, साम्राज्यवादी परंपरा में क्या होता है, केंद्र मजबूत होता है, लेकिन जब भूमि अनुदान बढ़ेगा तो इसका प्रभाव होगा केंद्र कमजोर होना। तो केंद्र कमजोर होगा तो साम्राज्यवादी जो परंपरा है वह अपने आप कमजोर होगी। तो सही बात है, ये जो है इसके लिए चुनौती है, साम्राज्यवादी परंपरा के लिए चुनौती है भूमि अनुदान। ठीक है, तो पहला गलत है, 2, 3 और 4 सही है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है आर्यभट्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, तो आर्यभट्ट के संदर्भ में इसने त्रिकोणमिति का विकास किया था। सही बात है। ठीक है, उसके साथ साथ ही इसने सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में खोज की थी। ये भी सही बात है। और तीसरा है इसने पृथ्वी के
गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में पता लगाया था, ये गलत बात है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता लगाया था ब्रह्मगुप्त ने, ठीक है। ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में पता लगाया था। ओके, तो इसमें पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। जो आर्यभट्ट हैं, इनका टाइम पीरियड है 476 से 550, ठीक है। तो ये इनका टाइम पीरियड था। और आर्यभट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं आर्यभट्टिया, ठीक है, खगोल शास्त्र और आर्य सिद्धांत। और जो ब्रह्मगुप्त है, इनका टाइम पीरियड था 598 से 668, ओके। और इनकी ये जो ब्रह्मगुप्त है ये मैथमेटिशियन थे और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ब्रह्म स्फुटन सिद्धांत और खंड खाद्यक, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और एक और है जिसका नाम है खंड खाद्यक। ठीक है, इसी के साथ